हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए हिस्ट्री के टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सके। तो हम कहते हैं कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल कर लीजिए ताकि जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो जब बनाए ये सब बनाया हुआ है और ये किसी और स्टूडेंट ने बना के भेजा है, तो हम इसको यूट्यूब पे लाएं और इसे फुल क्रेडिट आपको जाता है संध्या, नाजिनी और रोशन को जाता है। तीनों के तीनों स्टूडेंट बनाए हुए थे और उन्हीं समय से जिसका बेस्ट लिखा हुआ था उन्हीं का उतारा गया बहुत अच्छा से, ठीक है। और इसमें मेरा भी कुछ मिक्स किया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए हम यहाँ से नंबर से, और संध्या और नाजिनी रोशन सभी भी देख सकते हैं आप भी, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस और हो सकता है। चलिए हम यहाँ से नंबर से स्टार्ट करते हैं और कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें। ये देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, आपको पहले ही बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें 5 नंबर का फिक्स है, 9 नंबर का फिक्स रहता है। तो अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वहाँ से भी 9 नंबर मिल जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में, तो नगर योजना के बारे में देखिए, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला जाए, दूसरे बारे में नहीं बोला था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही लिखना है। चलिए उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगर सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या एक नगर सभ्यता, जिसकी खोज कितनी कब की थी, 1921 ईस्वी में। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसकी नगर सभ्यता, ठीक है, और जिसकी खोज कब की थी, तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, राइट, कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वहाँ क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक शहरी सभ्यता है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वह क्या है, गांव से बढ़िया वो शहर की तरह, जैसे जिस प्रकार हम सब रह रहे हैं उस प्रकार वो 100 साल पहले जो बात है, 100 साल या जितने वर्षों की बात है, उससे ज़्यादा कई गुना अच्छे से रहते थे। कौन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। और वहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थे। मतलब ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये तत्कालीन विश्व में कहीं भी नहीं है, ठीक है, जो ये कहा जा रहा है। सिंधु घाटी के निवासी रहने के लिए नगर बसाए थे, मतलब जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो क्या कहते हैं, नगर बसाए होते हैं। चलिए वे नगर स्थापना के लिए बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रोपर जैसे अनेक नगर का निर्माण किया। नगर की विशेषताएं उल्लेखनीय हैं, जैसे सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली व्यवस्था, स्नानागार, अनागार, ये सभी नगरों की विशेषताएं थी। अब देखिए हल्का सा समझिए, देखिए यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ने क्या किए, नगर का निर्माण किए, जैसे हड़प्पा हो गए, मोहनजोदड़ो हो गए, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया और रोपर जैसे अनेक नगरों का क्या किया, निर्माण किया। और साथ ही साथ यहाँ के जो नगर की जो विशेषताएं थी उल्लेखनीय थे, जैसे एक प्रकार मान लीजिए सड़क व्यवस्था, जिस प्रकार आप देखे होंगे कि दिल्ली में जैसे एयरपोर्ट देखे ना, वहाँ पर जितना साफ सफाई देख रहे हैं उसी प्रकार वहाँ पर भी था, किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। जल निकासी प्रणाली, जैसे अभी के ज़माना में देख रहे हैं नाली उली बना रहता है गाँव के में देखिए या शहर में देखिएगा, उसी प्रकार जल मतलब पानी निकलने के लिए एक व्यवस्था था। साथ ही साथ स्नानागार, जैसे नहीं हो गया स्विमिंग पूल, वही एक बना हुआ है, वहाँ पर भी बना हुआ था। साथ ही साथ अनागार, मतलब जहाँ पर अन्न रखने की जगह हो, वे क्या थे, ये सभी नगरी की विशेषताएं थी। कहाँ की, नगरी की विशेषता। साथ ही साथ नगरों की सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता को साफ करने के लिए क्या किया जाता था, विशेष ध्यान रखा जाता, किसको, हड़प्पा सभ्यता को। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया, अब 2 नंबर की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन भी VVI के तौर पे बहुत MVVI क्वेश्चन है और इसे आप जरूर याद करें। जितने भी क्वेश्चन है सभी किसी भी सिलेक्टेड है, उसे जरूर याद करेंगे, ठीक है। और यकीन नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए, आपको यही सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके विवेचना के बारे में लिखें। या आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 के क्रांति पर टिप्पणी लिखें, तीनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 18 उत्तर देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण इस प्रकार है, जो 1857 का जो क्रांति हुआ था इसका कारण इस प्रकार है। सबसे पहले 1857 की क्रांति ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम विद्रोह था। क्या था, ब्रिटिश के खिलाफ था। जो ये 1857 की जो क्रांति हुआ था किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिश के खिलाफ था, राइट। इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ के बैरकपुर छावनी में वीर सिपाही मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और देखिए जो 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई थी वह किसके द्वारा था, तो ये सिपाही था, कौन था, मंगल पांडे के द्वारा था। कब हुआ था, 10 मई को। कब हुआ था, 10 मई को, 10 मई 1857 ईस्वी। कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की कहाँ से शुरुआत हुई, तो मेरठ में हुआ था। और इसके नेतृत्व किसने किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को, इसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे जी ने। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, यह आंदोलन सीमित क्षेत्रों में ही हुआ था, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति, वह कुछ ही क्षेत्र में सीमित था, बाकी क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था। अतः पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से व्यापक नहीं हुआ, मतलब जो पूर्ण रूप से था ना व्यापक नहीं हो पाया। आंदोलन इन जगहों पर हुआ था जैसे अवध हो गया, कानपुर हो गया, बिहार हो गया, जैसे राज्यों में हुआ था। जैसे अवध हो गया, कानपुर हो गया, बिहार हो गया, इन जगहों पर क्या हुआ, ये आंदोलन चले। कौन सा आंदोलन, तो 1857 की क्रांति, ठीक है। लेकिन लोगों ने सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए युद्ध किया। और ये ऐसा क्यों युद्ध हुआ 1857 में, ये फेल भी होगा मान लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही युद्ध किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए खिलाफत जो है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण है, इसका मेन टॉपिक यही रखा जाता है और ये टॉपिक सबसे VVI के तौर पे रखा जाता है, ठीक है, मुख्य कारण पे। तो सबसे पहला जो कारण है आपको राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण में आपको क्या कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुए देखिए 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी की हत्या हड़प नीति ने भारतीय में आक्रोश पैदा कर दी। अब देखिए हड़प नीति का अर्थ होता है कि किसी का सामान है ना उसको हड़प लेना या किसी का जमीन हड़प लेना। यह कौन किया था, तो डलहौजी के द्वारा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी, तो डलहौजी ने किया था, राइट। अब देखिए हड़प नीति के अंतर्गत किसी भी राजा का अपना कोई संतान नहीं होने पर उसके राज्य को ब्रिटिश अपने राज्य में विलय कर लेते थे। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, और हड़प नीति का अर्थ यही होता है कि किसी को हड़प लेना, ठीक है। उस राजा को बेटा नहीं हुआ है ना, या बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, तो उसे क्या करेंगे, उस राज्य को, जैसे अवध हो गया, मान लीजिए हो गया आपको, जैसे बिहार हो गया, इसे क्या करें, अपने में ब्रिटिश राज अपने में विलय कर लेता, मतलब अपने में अपना लेता था, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य बताकर ब्रिटिश ने सिंहासन ले लिया और अपने राज्य में विलय कर लिया। मतलब जो अवध के जो थे ना, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, नवाब वाजिद अली था, ठीक है। वाजिद अली शाह को अयोग्य बताकर, मैं इसको मतलब कि ये अच्छा खासा नहीं है, ये बताकर क्या क्या ब्रिटिश सिंहासन अपना ले लिया, ठीक है, और अपने राज्य में विलय कर लिया। एक ये कारण था, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि आर्थिक कारण, जो पैसा इकोनॉमिक्स था, ये कारण था। तो इसका कारण क्या था, विद्रोह के अंतर्गत कर, मतलब कर में जैसे अब मान लीजिए पैसा होता, जैसे मानते नहीं है कि कोई सामान हम बेचे तो उस पर कर देना, जिस प्रकार अभी हम दे रहे हैं टैक्स, उसी प्रकार। तो इसमें क्या करें, विद्रोह के अंतर्गत कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। मान लीजिए 5 रुपया पहले लिया जाता था, अब क्या कर दिया, 8 रुपया कर दिया। तो क्या हुआ, अत्यधिक वृद्धि हो रहा है ना कर में, टैक्स में। तथा उद्योग को नष्ट कर दिया, मतलब जो होगा, जो उद्योग हो गया, जैसे औद्योगिक कार्यक्रम, उससे क्या किया, उसको नष्ट कर दिया। एवं आपातकाल की स्थिति में ब्रिटिश कर को और बढ़ा दिया गया तथा तब आर्थिक अभाव हो गया। मान लीजिए जैसे आपातकाल स्थिति चल रहा है, उस समय आपको अगर ब्रिटिश सरकार जो किया कि कर को और टैक्स बढ़ा दे, जैसे 5 रुपया लिया जाता था फिर 15 रुपया कर देगा, तो आपका होश उड़ जाएगा, 5 रुपया के बदला 15 रुपया कैसे दे पाइएगा, यही कहा जाता है। तब इसका अभाव आ गया, आर्थिक अभाव, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। चलिए, और ये आपके आगे सामाजिक कारण और एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक कारण 1857 के विद्रोह के समय कुछ ब्रिटिश अधिकारी सामाजिक अच्छे कार्य किए, मतलब कुछ ऐसे जो सामाजिक कार्य थे, जो सामाजिक कार्य किए थे, ठीक है। जैसे बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त करना, बेंटिंग द्वारा क्या गया, सती प्रथा समाप्त करना था। कैनिंग के द्वारा विधवा पूर्ण विवाह को किया, विधवा पूर्ण विवाह को रोकना, मतलब विधवा विवाह, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो औरत है ना, उसका पति मर गया, फिर से वह विवाह करते, उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। 1857 की क्रांति के अंतर्गत क्रिश्चियन लोगों को बहुत छूट दी गई। क्या किया, बहुत छूट दी गई एवं ईसाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारतीय में रूढ़िवादी विचार उत्पन्न हुए। और इससे क्या हुआ, आगे जैसे धार्मिक स्थिति में क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन लोग थे ना, उसको क्या किया, बहुत छूट देने लगा, 5 रुपये की चीज़ में 3 रुपया देने लगा, और साथ ही साथ ईसाई लोग को बढ़ावा देने लगा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भारतीय की रूढ़ी में जो भारत के जो लोग थे, भारत के किसान हो गए, जो भी है, उनमें क्या हुआ, रूढ़िवादी का विचार उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये आपके सैनिक कारण है, और सैनिक कारण भी बहुत भी आए। भारतीय सैनिक को निम्न पदों, कम वेतन, प्रमोशन न मिलना। देखिए जैसे भारत के जो सिपाही थे उनको क्या करता है, निम्न पद मिला करते थे, छोटा छोटा पद मिला करते थे, साथ ही साथ उसे कम वेतन मिला, जैसे 50 रुपया 100 रुपया वो नहीं देगा, प्रमोशन भी नहीं मिलता था कभी कभी, ठीक है। एवं समय अवधि से अधिक कार्य करवाना, मतलब समय था 12 घंटा और काम करवाता है कितना, 14 घंटा काम करवाता है, ये समय अवधि से ज़्यादा हो गया। जबकि ब्रिटिश की अन्य पद अधिक वेतन, मतलब जो ब्रिटिश के जो लोग थे उनके क्या कहा जाता था, अन्य पद अच्छा खासा पद दिया जाता था, साथ ही साथ उसे 500 के बदला 1000 रुपया दिया जाता था। जो ये किसान थे भारतीय किसान से, भारतीय किसान को 500 दिया जाता, तो ब्रिटिश किसान को 1000 दिया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ उसको प्रमोशन भी मिला करता था। कम कार्य करवाना भी, मतलब उन सबसे काम भी कम किया जाता था। ऐसी स्थिति देखकर भारतीय किसान या कोई भी हो गया न खुश हो गया और अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हो गया, मतलब फिर बाद में वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। और ये सबसे तत्कालीन कार्य, ये सबसे VVI है और इसे आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे तत्कालीन कारण क्या था, 1856 ईस्वी में
सरकार ने सैनिक से पुराने बंदूक वापस मांग लिया और उसके स्थान पर एक नए बंदूक दिए जो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। देखिए ये जो कहा जा रहा है कि गाय और सुअर से जो बना हुआ था, ये जो गाय और सुअर के देख रहे हैं, गाय और सुअर के जो बंदूक बनाई, ये सिर्फ अफवाह था, बना हुआ नहीं था गाय और सुअर से। ये भारतीय में अफवाह फैला देते। जैसे मान लीजिए आर्थिक स्थिति, धार्मिक इतना परिवर्तन होगा तो कोई ना कोई अफवाह फैलाने वाला रहना चाहिए ना, तो यही किया था। ठीक है, चरी वाला करतूत कर दिया और क्या हुआ, भारतीय सैनिकों ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब देखिए जैसे हिंदू हो गए, हिंदू गाय का सुअर का ये नहीं कर सकते, उसी प्रकार मुसलमान हो गए, मुसलमान भी सुअर का भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वही बंदूक को दिया गया, इससे भारतीय सेना में असंतोष पैदा हुआ और यह सबसे बड़ा कारण था। और ये जो था तत्कालीन कारण, यह सबसे बड़ा कारण था किसका, 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, आप जरूर इसे नोट कर लेंगे क्योंकि ये 5 नंबर का है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको चाहिए बोर्ड में अच्छा खासा नंबर तो जरूर ये करना, मेहनत करना पड़ेगा बाबू, नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर के योगदान का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भीमराव अम्बेडकर के योगदान का वर्णन करें। तो इसके देखिए उत्तर देखिए किस प्रकार उत्तर देना है, बहुत ईजी सा टॉपिक में दिया, ये शायद नाजनी परवीन का लिखा हुआ है शायद है। ठीक है, उत्तर में देखिए आधुनिक भारत के निर्माण में भीमराव अम्बेडकर का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्या था ये जो भीमराव अम्बेडकर से क्या था, काफ़ी योगदान था, बहुत बड़ा योगदान दिया है। कौन, तो भीमराव अम्बेडकर थे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाला था, कौन था, तीव्र बुद्धि वाला कौन थे, तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। एवं भविष्य के भारत स्वर्णिम स्वप्न सजाने वाला भीमराव अम्बेडकर ने समाज की व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया। और देखिए ये जो भीमराव अम्बेडकर है उनको क्या किया जाता था, उनको बाल भी नहीं काट दिया जाता था, साथ ही साथ उनसे कुआं से पानी भी नहीं पिया दिया जाता था। किसको, तो भीमराव अम्बेडकर को। यही बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए, कौन, तो भीमराव अम्बेडकर। फलतः 1930 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई। और यह बात क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर तक यह फैल गई कि मुझे कुआं से पानी नहीं पीना, ये फैल गया बात कहाँ तक, तो 1930 में राष्ट्रीय स्तर तक फैल गया। और वह अछूती, कमजोर और दलितों के नेता बन गए, कौन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हुआ बाद में, यह नेता बन गए। नहीं जैसे भीमराव, जैसे महात्मा गांधी है उसी प्रकार वहाँ से चंपारण सत्याग्रह हुआ, वहीं से नेता बनना स्टार्ट करते, कौन, तो ये हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या किए इनके बारे में देखा जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो उत्तर देखिए, उन्होंने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलित की दशा का सही चित्रण किया। उन्होंने उनके अलग मताधिकार की मांग किया। जैसे मान लीजिए ये गोलमेज सम्मेलन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कौन कहते हैं, दलित वर्ग की दशा के लिए। जो दलित वर्ग की दशा था ना वो बहुत बिगड़ा हुआ था, मतलब जो जिसके पास खाने पीने के लिए अच्छा खासा नहीं था और जिसे छुआछूत समझते, अभी भी खासकर हो रहा है। और अपने गांव में भी आप देखे होंगे कि बड़ा अमीर को लोग रहता है, वह छोटे जात से थोड़ा दूर ही रहते हैं। यही चित्रण किए थे, कौन, तो ये भीमराव अम्बेडकर किए थे। ठीक है, और उसके मताधिकार का भी मांग किया था। साथ ही साथ देखिए अम्बेडकर ने जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा मुंबई में बनाई, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना था। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट क्लियर है, ये आप जरूर बताइए। चलिए अब ये देखिए 3 नंबर सबसे VVI टॉपिक, ये 3 नंबर है, बहुत अच्छा लिखी है। चलिए और 3 नंबर में देखिए क्या करा, उन्होंने अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश और कुआं से पानी भरने की व्यवस्था की। मतलब जो है ना, उन्होंने कौन किया, उन्होंने क्या मतलब क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर क्या मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति भी मिल गया, किनको, तो भीमराव अम्बेडकर को। साथ ही साथ कुआं से पानी भरने की व्यवस्था भी कर लिया, कौन, तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, किसको, तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में पूर्ण रूप से संविधान को लिख डाला, कौन, तो भीमराव अम्बेडकर। संविधान को ही पूरा लिख डाला, कौन, तो हमारे भीमराव अम्बेडकर। जय हो, ऐसे महान नेता के लिए, नेता नहीं है ये, मेरे लिए तो एकदम सौभाग्य की बात सभी के लिए है कि ऐसा जो है कि अच्छा खासा है कि 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में पूरा का पूरा संविधान लिख दिया। और उन्होंने क्या क्या काम किया दलित वर्ग के लिए, मत पूछिए। चलिए बहुत अच्छा था इसकी जीवनी, और ये भी कहेंगे कि ये भी सबसे बड़ी बहुत अच्छे खासा है, तो ऐसे अभी आप जरूर याद कर लेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बोरिंग टाइप लग रहा होगा, लेकिन अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए अब बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगेगा लेकिन बहुत मज़ेदार वीडियो। ठीक है, चलिए यहाँ से 4 नंबर की महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। बहुत टॉपिक अच्छा खासा है और समझते चलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडल ग्राम के वैशाली नगर में हुआ था। किसका जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी के, ये जो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली नगर में हुआ था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है,
था, जो ज्ञातक कुल के सरदार था। कौन थे? ज्ञातक कुल के सरदार था। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी यशोदा था। कौन था? महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम था क्या था? अनुजा प्रियदर्शी था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और प्रथम कौन थे और 23वें कौन थे? अब ये जरूर कमेंट करेंगे। प्रथम कौन थे? महावीर स्वामी। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तो महावीर स्वामी है, और 23वें तीर्थकर कौन थे ये आप जरूर कमेंट करेंगे। अभी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। तब हम चलते आगे। जिसका प्रतीक चिन्ह था क्या? प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था? सिंह था, ठीक है। कुछ समय बाद अपने माता पिता की मृत्यु के बाद, जब इनके माता पिता की मृत्यु जब हो जाता है तो ये क्या करते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इसके बड़े भाई का नाम क्या रहता है? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या लेते? संन्यास ले लेता। कौन? तो ये हमारे गौतम महावीर स्वामी, सॉरी। ये देखिए 2 क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेंगे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, और ये देखिए ये उपदेश दिए उसके बारे में, महावीर स्वामी द्वारा दिया गया उपदेश। महावीर स्वामी 5 उपदेश दिए हैं जिसे पंचमहर वर्त भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सत्य बोलना। अब सही बात है, सत्य बोलना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा बहुत अच्छे से। चलिए, यहाँ जो बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये बात सही बात है। अगर मान लीजिए अगर एक झूठ बोलकर आप, मान लीजिए एक सच है, ठीक है, और उस सच को झूठ बोल के आप छुपाइएगा ना तो उसको 10 झूठ बोलना पड़ेगा एक सच को। अगर एक सच बोलते हैं और 10 झूठ, अपने आप खत्म हो जाता है। तो यही कहेंगे कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, और ये सत्य का मार्ग बहुत अच्छा होता है और कठिन होता है लेकिन अच्छा होता है, ठीक है। 2 नंबर में अहिंसा करना। अहिंसा कि महावीर स्वामी के अनुसार हमें अपने जीवन में कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो है ना, किसी भी जीव प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम खसी पाटी, जब बकरी जानवर उनवर सबको मार देते हैं, इन सभी को नहीं मारना चाहिए। और इनके बारे में और थोड़ा सा समझिए, नहीं करना चाहिए। ये लोग इतना हिंसा का पालन करते हैं कि यह लोग वस्त्र भी धारण नहीं करते। कौन थे ये सब? क्या होते? वस्त्र भी धारण नहीं करते, कुछ भी नहीं, मूछ भी नहीं बनाते, सॉरी मूछ भी नहीं बनाते, और हमेशा अपने मुंह को कपड़ा से बांध कर रखते हैं। मतलब जो है ना, कौन थे? तो ये अहिंसा का मतलब होता है कि जो सांस होता है ना कि वो नहीं बांध कर, मुंह को बांध कर रखता है, क्योंकि इसे लगता है कि हमारे सांसों से हवा में जीवित प्राणी होते हैं, वे मारे ना छोटे छोटे जीवों को भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए। अब इनका जो कहना है कि जो है ना, जीव तो बहुत होता है, आप देखे भी होंगे, तो इनका कहना है कि जो हावी में होते हैं उनको सबको मारना नहीं है, इसीलिए सांस उस सबको बांध के रखते हैं। और एक रति बहुत अच्छा खासा आगे का पालन करते हैं। और ये देखिए अस्त्य होता है। महावीर स्वामी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। सबसे कठोर अच्छा सा शब्द है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी आपके माता पिता भाई बहन जो भी हो, उन सभी को कभी चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? चोरी करना एकदम बुरी बात है, और आप भी जानते हैं चोरी करना क्या है, बुरी बात है। अपरिग्रह का क्या होता है? महावीर स्वामी जी के अनुसार अपने जीवन में उतना ही कमाओ जिससे जीवन चल पाए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब इसका बात समझिए अपरिग्रह का। महावीर स्वामी का अर्थ था कि जितना हम कमा सकते हैं, जितना में मेरा पेट भर जाए उतना ही कमाओ, और ज़्यादा कमाने से क्या फ़ायदा। यही कहना कि इकट्ठा करके क्या होगा, आज न कल तो मरना ही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इकट्ठा कर सकते हैं, अपने धन को करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप में भी चल रहा है, लेकिन बहुत ईजी बात है कि हमें जितना की ज़रूरत है उतना ही हमें कमाना चाहिए। कमाओ थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन खर्चा भी उतना ही कर दो। क्या बच्चा खर्चा जो हो गए, गरीब हो, उन सब पर थोड़ा सा कर दो, ठीक है। चलिए, और 5 नंबर में महावीर स्वामी जी के अनुसार हमें गृहस्थ जीवन की जी करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अर्थात किसी भी स्त्री के लोभ में नहीं आना चाहिए। जैसे स्त्री के लोभ में नहीं आना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि आप शादी उदी नहीं करें, यही ब्रह्मचारी होता है, ठीक है। जिसे संन्यास भी बोल सकते हैं। ब्रह्मचारी का वही होता है कि आप शादी विवाह कभी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था, आप जरूर याद कर देंगे। 5 नंबर का है, देखिए कॉपी में लिखिएगा तो बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि ये मोबाइल है तो थोड़ा सा हम डबल कर दिए फ़ॉन्ट, जिससे आपको देखने में कभी दिक्कत नहीं, इसलिए हम किए, ठीक है। नहीं तो ये मेरा रहता तो छोटा छोटा ला के लाते थे तो ये भी दिक्कत देता आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे कि बड़ा बड़ा आन देता है, अच्छा रहेगा, स्टूडेंट को देखने में अच्छा है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छा से दिखाई देता होगा भी। चलिए, ये 5 नंबर में कि भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखे तो कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन है। क्या था? देखिए, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यह महात्मा गांधी द्वारा अंतिम आंदोलन था। क्या था? अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन का मूल्य कारण भारतीयों से बिना पूछे
भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलना। मान लीजिए ये जो युद्ध हुआ था यूएसए और यूएसआर में, जो क्या हुआ बिना बताए उसे क्या कहता धकेल दिया जाता, मतलब इसको लो जाओ इसमें, अब मरो या जियो तुम्हारे युद्ध से, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि बिना पूछे हुए क्या कहता भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलना था। क्रिप्स मिशन की असफलता थी, मतलब जो क्रिप्स मिशन था ना वो असफलता हो गए। इससे इसके क्रिप्स मिशन कब आया था, भारत आया, और ये क्रिप्स मिशन की शुरुआत कब हुई थी ये आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध कहा गया, इसके साथ ही दूसरे महायुद्ध के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती जा रही थी। अब देखिए दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त हुआ और इसके बाद जो दूसरे विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, कीमत की वृद्धि होने लगी। क्या हुआ, कीमत की वृद्धि होने लगी और इससे बहुत खराबी होने लगा कि मान लीजिए जो सामान 50 रुपये मिलता था और वो मिलेगा 70 रुपये, तो इसमें क्या वृद्धि हो रही है, थोड़ा थोड़ा समझ रही है, वृद्धि होती जा रही थी। तो वही आवश्यक वस्तु बाजार में उपलब्ध न होने से आक्रोशित था। इसी के फलस्वरूप गांधी जी 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए ये जो क्या हुआ और जो वस्तु का जो रेट हुआ क्या हुआ, बढ़ने लगा। फलस्वरूप गांधी जी ने क्या किया, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन के मुंबई में गया और वहाँ पर क्या किया, अंग्रेजों को क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ग्वालियर टैंक से आंदोलन से बिगुल फूंक दिया। बिगुल क्या होता है आप जरूर कमेंट करेंगे, एक बिगुल कुछ होता है शायद, हमको नहीं पता है, और आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं पता है। जैसे एक बार हम पूछे हुए थे क्या, ध्यान नहीं छोड़िए, चलिए। आंदोलन प्रारंभ होने के अगले दिन ही अंग्रेज ऑपरेशन जीरो आवर के क्या किए, ऑपरेशन जीरो मतलब इस दिन के बाद क्या किया, ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी सहित प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए जितने भी नेता थे 1800 जैसे 1942 में जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें जो जो नेता योगदान दिए थे वो क्या किए, उसको गिरफ्तार कर लिया। और आंदोलन के समय गांधी को आगा खापलेस में राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। मतलब जो नेता से थे उन सब को क्या किया, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, जहां से जयप्रकाश नारायण भाग निकले। कहां से, हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण भागे और गुप्त रहकर आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में सबसे अहम भूमिका अरुण आसफ अली ने निभाई, क्योंकि कौन आया था, अरुण आसफ अली ने निभाई, क्योंकि उन्होंने भूमिगत रेडियो द्वारा आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेज ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निश्चित कर लिया, क्या कर लिया तथा हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और 1942 के समय ही क्या किया, करो या मारो का नारा दिया, कौन, महात्मा गांधी, कि यही समय है करो या तो मरो, मतलब या तो तुम मार दो या तो तुम मर जाओ, और तब हमारा भारत अभी आज़ाद हुआ है, ठीक है। और देखिए ये तो क्वेश्चन कितना था, 5 क्वेश्चन दिखा देते थोड़ा शुरू से और आपको जो बता देते, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कितना था, 10 के क्वेश्चन बोलते जिसमें 20 नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हो गया और आपके बता दें 2 नंबर हो गया, और 2 नंबर बहुत सटीक तरीके से दिया गया और थोड़ा सा जो है ना फ़ॉन्ट थोड़ा सा डबल कर दिया, क्योंकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, और हाईलाइट करके जरूर देख लेंगे, एक बार हो सके तो दोबारा देख लिए। हम सभी स्टूडेंट से यही कहेंगे कि आप एक बार और देख लेते हैं तो आपको समझ में अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा रुक जाएंगे और देखिए ये वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा ना, और सेट 2 जल्दी आ जाएगा, ठीक है। सेट 2 भी आन देंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और आन देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा। तो 5 क्वेश्चन हो गया है इसमें और 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो वीडियो अगला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप सेट 2 इसका लाना होगा कि नहीं तो हम नहीं कह सकते कि 20 नंबर आपको आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप सेट 2 के लिए अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सेट 2 आएगा और आपको 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई क्या बताएं, बोर्ड का तो कोई नहीं रोक सकता, आप धज्जा उड़ा के आ जाइएगा बोर्ड में। और साथ में अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, अभी लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, ये यार प्यारो ये थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, या कमेंट कर देने से कुछ फायदा है आपको, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा कमेंट और लाइक और शेयर कम से कम 5 दोस्तों कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो चैनल पर फर्स्ट आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को चाहिए 85 78 00 27 27 39, ठीक है। या तो ये भी नंबर लिख सकते हैं 75 42 03 18 31। तो हिस्ट्री के 2-3 वीडियो बना हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।